प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज शुक्रवार है और आज के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत आलोक मिश्रा जी की कुंडली लेकर के आया हूं। ये हैं उत्तर प्रदेश से 23 दिसंबर 1980 दिन मंगलवार 4:30 इलाहाबाद यूपी। आइए इनकी कुंडली के साथ उपस्थित हूं। आज एक एक भावों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन से भाव में नक्षत्र कौन सा बन रहा है और उसमें बैठे ग्रहों की स्थितियां इनके जीवन को क्या करने वाली हैं और कैसा प्रभाव रहने वाला है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी लाग लपेट के। कार्यक्रम को आरंभ तक देख के जाइएगा और आइए शुरू करते हैं। विक्रम संवत 2037 शक संवत 1902 जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम श्रीमुख संवत्सर है। श्रीमुख संवत्सर में जन्मे लोग धार्मिक होते हैं, शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, समस्त प्रकार के ज्ञान के पीछे भागने वाले होते हैं और अच्छे अच्छे लोगों से इनकी पहचान बनती है। अगले ही पल में इनका जन्म देखता हूं तो उत्तरायण में हुआ है। उत्तरायण में जन्मे होने का प्रभाव व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और बौद्धिक रूप से चेतना से युक्त होता है। उत्तरायण में जन्मे होने का प्रभाव व्यक्ति के माता पिता से संबंध अच्छे बनते हैं। व्यक्ति माता पिता का आदर करने वाला, पूर्वजों से आशीर्वाद प्राप्त करने वाला, श्रेष्ठ लोगों की संगति करने वाला और आत्मविश्वास में बलशाली होता है। समझ में आई? आगे बढ़ने पे पता चला मार्गशीर्ष माह ये थोड़ा कमजोर होता है। मार्गशीर्ष माह में जन्मे लोग हठी होते हैं, थोड़े कभी कभी उटपटांग बातें बोलने वाले भी होते हैं। मार्गशीर्ष माह प्रभाव में थोड़ा कमजोर होता है। विकास के प्रक्रम में हो सकता है विकास थोड़ा धीरे धीरे हो, ये बातें बनती हैं। शिशिर ऋतु कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि दिन सोमवार का जन्म है। शिशिर ऋतु में जन्मा है तो प्रेमी होगा, प्रेम करने वाला होगा, प्रीति रखने वाला होता है। दरअसल कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि यहां पे चंद्रमा शुभग्रह हो जाएंगे। कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं और व्यक्ति के मानसिक संतुलन को बनाने में या संतुलन की अवस्था को रखने में सहयोगी सिद्ध होते हैं। क्लियर है? उसके बाद सोमवार का जन्म है, ये तो बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति का जन्म अगर सोमवार को हो जाए तो तात्पर्य ये होता है कहने का कि व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, सुंदर तो होता ही है, साफ होता है, चंद्रमा के समान सफेद होता है और श्रेष्ठ मति बुद्धि का धारण करने वाला होता है। ये बात सोमवार के जन्मे होने के कारण। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ है, व्यक्ति गुरु से प्रभावित होगा तो विद्वान होगा। मैंने जहां सबसे पहले बात बताई थी ना कि वो श्रीमुख में जन्मा है, तो वो बात यहां पे भी बन रही। व्यक्ति विद्वता के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। जैसे सोमवार का जन्म, लोग विद्वान होते हैं, पढ़ाई में कुशलता ग्रहण करते हैं। कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि का चंद्रमा जहां इनके दिमाग को हमेशा व्यवस्थित रखने में कारगर होगा, मन को कभी भी हताश और निराश होने से बाहर निकालेगा और मन को स्टेबल रखता है, निर्णय आदि रखने में परेशानी नहीं बनती। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे हैं तो विद्वता के क्षेत्र में जहां भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में व्यक्ति आगे बढ़ना चाहे, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाना चाहे, ये सारी चीजें बनती है। ब्रह्म योग ये तो अद्भुत है, ये मतलब पंचांग तो इनका अजीब बन रहा है, बहुत बढ़िया बन रहा है। ब्रह्म योग में जन्म हुआ है मतलब व्यक्ति स्वयं ब्रह्म के सदृश होता है, साक्षात ईश्वर का प्रतिरूप भी कहा जा सकता है या प्रतिमूर्ति भी होता है। शूद्र वर्ण का व्यक्ति जन्मा है और नक्षत्र के आधार पर देवगण बनेगा। तो शूद्र वर्ण और देवगण का मतलब व्यक्ति थोड़ा गंदा रहेगा, कभी कभी गुस्सा भी करेगा, क्रोध भी करेगा। अब ये निर्भर करता है कि व्यक्ति का लग्न कैसा है, या लग्न क्रूर का बन रहा है, पापग्रह का बन रहा है या फिर शुभग्रह का बन रहा है। तो अभी तो मैंने वो बताई नहीं बात, लेकिन जो बात यहां पे दिखने में आ रही है कि व्यक्ति का जन्म अगर शूद्र वर्ण में हुआ है तो वो दबंग किस्म का होता है। दबंग अपने प्रभावों को बढ़ा करके दूसरों के ऊपर आरोपित करने वाला, अपना काम निकालने वाला। और देवगण का है तो शुद्ध है, किसी से झगड़ा लड़ाई, शुद्ध मानसिक शांति और संतुलन को कायम रखने वाला बनता है। पंचांग बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें जो अच्छी चीजें हैं वो क्या है। सबसे पहले तो श्रीमुख संवत्सर बहुत अच्छा होगा, उसके बाद सोमवार का जन्म होना ये बहुत अच्छी बात है, उत्तरायण का जन्म होना ये श्रेष्ठ होता है, पुनर्वसु नक्षत्र का जन्म होना ये बहुत अच्छी बात है और देवगण का है ये अच्छी बात है।
ये इतनी सारी चीजें इनकी पंचांग में बहुत अच्छी बन रही। अब आइए आपको एक एक ग्रहों के बारे में बता देता हूं, कौन से ग्रह कैसे स्थान में बैठे हैं, बन के रहिएगा। ग्रहों के प्रक्रम को पूरा करने के लिए सबसे पहले बात, जगत चक्षु, जगत नियंता, ब्रह्मांड का जो समस्त जगह से ऊर्जा का स्रोत होता है, उस सूर्य की बात करते हैं। सूर्य वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है, 10वें स्थान का अधिपति होगा। ये कुंडली का एक महत्वपूर्ण चैप्टर होगा, 10वां भाव यहां का अधिपति हुआ, अपने भाव से 5 घर आगे गया, ये अच्छी बात है। मित्र की राशि में बैठे हैं और अति मित्र की स्थिति में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि जिस राशि में बैठे हैं वो गुरु की राशि है और वो गुरु इस भाव से 3 घर पीछे है, 1 2 3। अतः ये सूर्य अति मित्र की राशि में बैठ गए। अब डिग्री का अध्ययन करिए तो 7 अंश 41 कला केतु के नक्षत्र में, और ये डिग्री जो है वो विषम संख्या के डिग्री में जाकर के ये अवस्थागत कुमार के हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में ये अपने फलों को चतुर्थांश देंगे, मतलब 25 से ज्यादा पर 50 से कम फीसदी में। ठीक है, अब आइए, मतलब ये कहा जा सकता है कि यहां पे अगर कुमार अवस्था का अगर ग्रह होता है तो वो दशाओं में प्रभाव अच्छा देता है और उसके प्रभावों को हम आसानी से व्यक्ति के जीवन पे अपनी दशाओं में और ऐसे भी देख सकते हैं। मतलब वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो यूं निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। वो आएगा तो दिखाएगा, प्रभाव रहेगा। अब सूर्य के बाद चंद्रमा की बात कर लेते हैं। बात जब चंद्रमा की होती है तो चंद्रमा के कारक क्षेत्र में मन आता है, माता का स्वास्थ्य आता है, घर से दूरी आती है, निकटता आती है, संवेदना आती है, प्रभाव व्यक्ति का स्वास्थ्य के ऊपर कमजोर या मजबूत होता है। आपकी कुंडली में चंद्रमा बनते हैं भाग्य के अधिपति, ये भी इस कुंडली में कारक होंगे। सूर्य भी कारक, चंद्रमा भी कारक। चंद्रमा भाग्य भाव के अधिपति हुए, व्यय कर रहे हैं अपने भाव का, पीछे जा रहे हैं। मिथुन राशि में बैठे हैं चंद्रमा के साथ और बुध के साथ स्थिति देखिए तो 1 2 3 ये सम राशि के हो गए, क्योंकि चंद्रमा और बुध में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मित्रता नहीं होती है, वो खट्टूस होते हैं। तो यहां पे ये सम राशि के चले गए और अवस्था देखिए 23 अंश 29 कला पुनर्वसु नक्षत्र, गुरु का नक्षत्र मैंने बताया। तो इस आधार पर चंद्रमा जो है यहां पे विषम संख्या की है तो कमजोर हो रहे हैं, मतलब इनके दृष्टि का प्रभाव कम होगा और व्यक्ति के भाग्य को वो ग्रह जो अधिपति बनता है भाग्य का वो थोड़ा मिनिमाइज कर रहा है, उसके प्रभावों को कमजोर कर रहा है। बात समझ में आ गई? अब मंगल की बात करूंगा। मंगल पराक्रम का कर्ता होता है ना। मंगल अगर व्यक्ति की कुंडली में मजबूत रहा तो व्यक्ति फुर्ती से युक्त होता है और अपने झंडे को आगे रख करके चलना चाहता है। मंगल की स्थिति देखिए, ये उच्च का है। मंगल इनकी कुंडली में जो लग्न का अधिपति है वो उच्च का है। उत्तराखाड़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है, 0 डिग्री पे मृतप्राय, कमजोर। मतलब लग्न उच्च का तो हुआ पर कमजोर हो गया, पर वो गुरु से दृष्ट है तो ये अच्छी बात भी होगी। शुक्र से 5वें है, ये भी अच्छी बात होगी। तो यहां पे लग्न के अधिपति बने, उच्च के हुए, सूर्य के नक्षत्र यानी कि सूर्य से प्रभाव मिलेगा उनको। सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं तो उसका प्रभाव क्या होगा ये बताऊंगा। तो यानी कि मंगल की स्थिति यह है, व्यक्ति पराक्रम से युक्त होगा या कैसा होगा ये बताऊंगा। अब आगे बुध की बात कर लेता हूं। बुध बालक होता है और ये बालक ही बैठा है। कहां बैठा? बालक यहां बैठा है। बुध जन्म कुंडली में बनते हैं कहां के अधिपति? अष्टम भाव के अधिपति। उनकी दूसरी राशि कहां बनेगी? 11वें भाव में। यानी कि लाभ और अष्टम के अधिपति वृश्चिक राशि में होते हैं, वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध। और इन दोनों भावों के अधिपति होकर के देखिए धन भाव में बैठे हैं। उनकी डिग्री की देखिए 2 अंश 53 कला और सूर्य की डिग्री है 7 अंश 41 कला। यहां पे वो सूर्य बुध को अस्त करेगा। अपनी रोशनी इतनी ज्यादा बिखेरते हैं सूर्य कि कोई भी उनके निकट जाकर के अस्त हो जाता है और फिर उसका प्रभाव कमजोर हो जाता है। आइए, 2 अंश 53 कला का ये नक्षत्र बुध है, मूल नक्षत्र में बैठे हैं केतु के नक्षत्र में। ये संख्या विषम है, 9 अंक विषम संख्या, और इस डिग्री पे जाकर के ग्रह बाल अवस्था का हो जाता है। गुरु ज्ञान, सुख, अच्छी बुद्धि के कारक होते हैं। इनकी कुंडली में कहां बैठे हैं वो? बुध की राशि में। बुध से तात्कालिक मित्रता में 1 2 3 सम राशि के हो गए, क्योंकि शत्रु होते हैं वो उसको शूद्र मानते हैं। तो बुध सम राशि के बने गुरु,
और 15 अंश 8 कला हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा ने पुनर्वसु का नक्षत्र, यानी कि चंद्रमा और गुरु का नक्षत्र भेद हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो ये बात बहुत अच्छी होगी। तो गुरु यहां पे बैठे कन्या राशि में, सम राशि के हुए और 15 अंश के हैं, मतलब वो अच्छे फल को देने वाले हैं, बेहतरीन होंगे और अच्छे परिणाम को देने वाले, उनकी स्थितियों को लाभ में देखा जाएगा। ये आगे चर्चा करूंगा। मतलब ग्रह की स्थिति अच्छी है, यहां पे कमजोर होने वाली कोई बात नहीं है। अब शुक्र की बात कर लेता हूं। अब बात शुक्र की करूंगा। व्यक्ति कितना भोगेगा सांसारिक सुखों को, कितना अर्जित करेगा धन सांसारिक रूप से, व्यक्ति कितना मिमेकेबल होगा और कितना भोग के प्रति उसके भाव को आकर्षित करते हुए और होते हुए देखा जाएगा। तो शुक्र लग्न में ही बैठे हैं, वृश्चिक राशि के हैं, 12 अंश 15 कला, अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र, और ये राशि मंगल की है जहां से वो 3 घर के अंतर पे है, यानी कि ये सम राशि के हो गए। पर अवस्था में वो 12 अंश के हैं तो युवा होंगे। तात्पर्य कहने का कि व्यक्ति श्रेष्ठ है, अच्छा होगा। इसका प्रभाव क्या होगा वो तो आगे बताऊंगा। मतलब ग्रह अवस्था में युवा है। अब शनि की बात कर लेता हूं। शनि भी इनकी कुंडली में अगर देखता हूं तो बैठे हैं बुध की राशि में, बुध से मित्रता में जा रहे हैं और उनके तो वो मित्र भी होते हैं, मतलब ये ठीक है अवस्था में। 15 अंश 33 कला, ये शनि भी आपकी कुंडली के लिए युवा ही होते हैं। राहु केतु की बात अगर करूं तो राहु कर्क राशि के और केतु मकर के, यानी कि स्थितियां यहां भी इन ग्रहों की 17 अंश 49 कला, हस्त नक्षत्र श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र, यहां पे आश्लेषा के होंगे कर्क राशि में। तो यहां पे भी राहु और केतु भी युवा अवस्था में देखे जा रहे हैं। अब आइए मैं आपको इनके नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दूं, जहां मैं कैरियर पे ज्यादा फोकस करूंगा। ये बात बता देते। व्यक्ति है कैसा, पहले इसको समझते हैं। व्यक्ति है बड़ा बेहतर, बताता हूं कैसे। अनुराधा नक्षत्र में शुक्र है और लग्न भी अनुराधा का है। पता है, अनुराधा नक्षत्र श्रेष्ठतम नक्षत्रों में से एक होता है। उसके बाद व्यक्ति का जन्म पुनर्वसु, पुख के बाद आता है। पुख नक्षत्र नक्षत्रों का राजा, और उसके बाद अगर राजा के निकट का नक्षत्र जो आ रहा है वो तो कम से कम तो मंत्री होगा ही, और गुरु से प्रभावित गुरु मंत्री होते हैं। मतलब व्यक्ति जहां भी काम करेगा अच्छे पदों पे काम करेगा, क्योंकि शुक्र लग्न में बैठे हैं। थोड़ी सी चर्चा भी कर दूंगा इसके साथ। नक्षत्र पुनर्वसु का है, और अगर विचार करें तो गंभीरता से तो पुनर्वसु नक्षत्र के अधिपति लाभ भाव में बैठे हैं और वो इस कुंडली में पंचमेश होते हैं। उनकी दूसरी राशि धन भाव में बन रही है, जो कि सामान्य मारक होता है, परंतु वहां पे भी वो अच्छी बात होगी क्योंकि वहां पे सूर्य और बुध दोनों बैठे हैं, जो कि इस कुंडली में सूर्य कारक होते हैं। नक्षत्र को बल कैसे मिला और ज्यादा कैसे क्यों मिला? चंद्रमा के नक्षत्र में गुरु बैठे और गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा। जरा बात को ध्यान से समझिएगा। नक्षत्रों का परिवर्तन महान परिवर्तन कहा जाता है। अगर ग्रह दो शत्रु भी रहें और अगर अपने नक्षत्रों को बदल लेते हों तो ये म्यूचुअल ट्रांसफर का जो योग बनता है वो बड़ा बेहतर और मजबूत एकदम प्रगाढ़ हो जाता है। तो ये स्थिति, व्यक्ति श्रेष्ठ है क्योंकि शुक्र लग्न में है, और स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानी होती है, ये रहेगी क्योंकि लग्न के अधिपति मंगल नीच के हैं और उच्च के हैं पर मृतप्राय हैं। दूसरी बात, एक बात और कहूंगा, पुनर्वसु नक्षत्र के लोग कुर्सी तोड़ने वाले होते हैं, आसन गंभीर होती है। नक्षत्र का प्रभाव अगर व्यक्ति के ऊपर दिखने को दिखे तो व्यक्ति मोटे गद्दे का होता है, दीर्घकाय शरीर भी होती है, छरहरा होता है, श्रेष्ठ होता है। अगर शारीरिक स्थितियां कुछ अनुकूल प्रतिकूल हो भी जाएं फिर भी व्यक्ति का मन मस्तिष्क गुरु से प्रभावित होता है, और गुरु तो है ही दिग्बली, मजबूत, बेहतर। कारण क्योंकि वो कारक भाव में बैठे हैं, नक्षत्र का अधिपति बेहतरीन है ना जी, और वो बेहतरीन है। दूसरी बात बता दूं तो पुनर्वसु नक्षत्र से जो लोग आते हैं वो विद्वान तो होते ही हैं, साथ ही साथ राजनीति बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। उनको कोई भी उनके कार्य के स्थल पे परेशान और निराश नहीं कर सकता। स्ट्रैटेजी इतनी मजबूत होती है कि रणनीति बना करके काम निकाल लेते हैं, क्योंकि वो शनि के साथ भी तो बैठे हैं। उसके बाद गुरु से प्रभावित होने के कारण व्यक्ति दिव्य है, कला का पारखी है, सत्यवादी है, श्रेष्ठ कर्म करने वाला है, विपत्तियों में भी अपनी ढाढ़स की स्थिति को मजबूत रखता है, संतोषी भी होता है। चाहे कुछ भी हो जाए चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सब परमात्मा का आशीर्वाद है। निकट से जाकर के भगवान को महसूस करने की शक्ति होती है।
माता पिता का आदर करेगा, सम्मान करेगा। हाँ, एक बात इनकी कुंडली में वो दिख रही है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो गुरु का प्रभाव अगर व्यक्ति की कुंडली में हो तो व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्या भी बनेगी कभी कभी। हाँ, और स्वास्थ्य में सर्दी, खांसी, जुकाम आदि की स्थितियां भी बनेंगी, क्योंकि चंद्रमा भी अष्टम के जा रहे हैं और नक्षत्र का परिवर्तन होने से उसको बल मिलेगा। मतलब जहां स्वास्थ्य कमजोर होगा तुरंत व्यक्ति एक्टिव भी होता है। ऐसा नहीं है कि वो यूं ही पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं है। ये बात बनती है, सुंदर है। अब क्या कहूं, ये तो अच्छी बात है, बस यही बात है। व्यक्ति उच्च पदों पे जाने वाला होता है और कुर्सी पे बैठ करके काम करने वाला होता है, विद्या का मालिक होता है, ये बात बनती है। हर तरीके से ये नक्षत्र बेहतर और बेहतर ही होता जा रहा है, क्योंकि यहां पे चंद्रमा और गुरु का नक्षत्र परिवर्तन है। ये सबसे अभूतपूर्व और अच्छी बात होती है। अच्छी का मतलब अच्छी होती है, लाभ से युक्त रहेगा, जीवन के सर्वोच्च सुखों को भोक्ता के रूप में होता है। व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के नौकरी करता है और श्रेष्ठ पदों पे जाता है। कारण, क्योंकि उसमें नक्षत्र को तो बल दे ही रहे हैं। ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है, जहां शुक्र लग्न में अगर बैठ जाएं, जो मूलतया सप्तम भाव के अधिपति होते हैं, वो लग्न में बैठेंगे तो व्यक्ति ऐसा काम करेगा जहां से इसको आय बना रहे। व्यक्ति कोई भी काम करेगा उसको अपने निर्णय में सर्वोच्च स्थिति से ही ले जाकर के युक्त करता है। अपने आप को हमेशा ही ढाढ़स से युक्त रखेगा, ये मैंने बात बताई। और प्रत्येक प्रतिक्रिया को देने से पहले अच्छी तरीके से उसको, प्रत्येक गतिविधि को समझता है। निर्णय देर से ले या कैसे भी ले, उसको सर्वोच्च निर्णय में तब्दील करता है। अब आइए आपको इनकी कुंडली में एक एक भावों पे चर्चा करता हूं। पहले इनकी कुंडली में सबसे अच्छी बात बता देता हूं, वो क्या क्या है। आइए अब आपको इस कुंडली में कुछ प्रमुख ऐसी बातों को बताता हूं जो इस कुंडली को मजबूती देगी और जीवन पर्यंत देगी। सबसे पहली बात, इस कुंडली में सूर्य की बात करता हूं। सूर्य के कारण इस कुंडली में कौन सी अच्छी बात बन रही है, और वो ये बन रही है कि एक तो वो कुंडली में कारक होते हैं, अपने भाव से पंचमस्त गए हैं, ये अच्छी बात। और दूसरी बात यह है कि सूर्य के आगे, सूर्य के जस्ट आगे देखिए मंगल और केतु बैठे हैं। यहां पे सूर्य के आगे चंद्रमा के अतिरिक्त अगर कोई ग्रह नहीं बैठा, अगर चंद्रमा के अतिरिक्त कोई अन्य ग्रह बैठे तो ये सबसे अच्छी बात होती है। और जो व्यक्ति को ओजस्वी, तेजस्वी, प्रतापी, श्रेष्ठ और सत्कर्म को करने वाला, धार्मिक मतिबुद्धि के साथ काम करने वाला और व्यक्ति को पुण्य प्रताप का भोक्ता बनाता है। व्यक्ति अपने माता पिता का सत्कर्म से आदर करता है, उनके साथ उसकी स्थिति मजबूत होती है और कहीं से भी कमजोर नहीं होती है। पैतृक संपत्ति का लाभ भोगता है और खुद भी पैतृक संपत्ति का कर्ता धर्ता बनता है, उसमें क्रिएशन की स्थिति आती है। हाँ, एक नेगेटिव बात है, वो मैं इस कुंडली में बताऊंगा, वो आगे। तो सूर्य की स्थिति ये एक कुंडली में अच्छी है कि सूर्य के आगे जस्ट चंद्रमा नहीं है। दूसरी स्थिति जो चंद्रमा के कारण बन रही है, जो कि इनको जीवन पर्यंत लाभ देने की स्थिति में है, वो क्या है? वो ये है कि चंद्रमा देखिए अकेले बैठे हैं अष्टम भाव में, पर उनके चौथे 1 2 3 4 चंद्रमा के चौथे एक शुभग्रह और दरअसल 2 शुभग्रह शुक्र और गुरु होने के कारण ये यहां पे अपने प्रभावों को अतिरेक की स्थिति में देंगे, जहां व्यक्ति के स्वास्थ्य जैसे ही खराब होंगे वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और लाभ देने की स्थिति में आ जाते हैं। कहने का मतलब है कि व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्रमा से चौथे शुभग्रह बैठे हों या फिर चंद्रमा से चौथे या भाग्य के अधिपति से चौथे अगर कोई शुभग्रह बैठा हो, क्या गौर करिएगा, भाग्य के अधिपति कौन हुए? चंद्रमा, राहु, चंद्रमा हुए। यहां से चौथे बैठे हैं गुरु। कहने का मतलब है कि ये अच्छी स्थितियों में दिखाने वाली बात बनती है, जहां भाग्य के अधिपति का संबंध और चतुर्थ भाव के अधिपति का संबंध। जरा गौर करिए, चौथे भाव का अधिपति कौन होता है? शनि। वो चंद्रमा से कहां जा रहे हैं? जो भाग्य का अधिपति है, चौथे। यानी कि भाग्य के अधिपति का संबंध केंद्र के चौथे भाव के अधिपति के साथ केंद्र का बन रहा है। इस वजह से यह कुंडली की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत स्थिति हो जाती है। ये एक महान राजयोग हो जाता है, जो मैंने कल के कार्यक्रम में बात बताई थी कि केंद्र के अधिपति का संबंध जो चतुर्थेश होते हैं, अगर भाग्य भाव के अधिपति के साथ कहीं से भी, चाहे वो केंद्र का हो या दृष्टि का हो, अगर हो जाए तो ये महान राजयोग हो जाता है। ये दूसरी चंद्रमा के कारण बात बनने वाली थी। तीसरी बात, जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति
धन भाव पे हो और धन भाव के अधिपति का प्रभाव गुरु के जैसा हो। मतलब धन भाव के अधिपति कौन है? गुरु। यानी कि कहीं ना कहीं से धन से संबंध गुरु का बना और उसी धन भाव से भाग्य भाव के अधिपति का संबंध बन रहा है। गौर करिएगा कैसे, धन भाव से किसका संबंध बना? गुरु का, क्योंकि वो इस राशि के अधिपति होते हैं और वो इस भाव से केंद्र में भी हैं। जिस भी भाव का विचार कर रहे हो, अगर वहां से गुरु की स्थिति केंद्र में जाती हो तो ये अच्छी बात है। तो वहां पे चंद्रमा भी देख रहे हैं जो कि भाग्य के अधिपति हैं, और गुरु भी इस भाव के अधिपति होने के कारण और इस भाव के अधिपति होने से जहां इस भाव को बल मिलेगा, जहां पैतृक संपत्ति का लाभ देगा, व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। सबसे तो अच्छी बात है कि व्यक्ति बुद्धि से युक्त होगा, और वो इस भाव के अधिपति इस भाव से केंद्र में जा रहे हैं। गुरु का केंद्र में होना एक तो भाव के आधार पर कि उस भाव की जब चर्चा चलेगी तो गुरु को सबसे पहले खोजा जाएगा, तो वो केंद्र में आ रहे हैं। और चंद्रमा जो भाग्य का अधिपति है वो देख रहा है, ये सबसे अच्छी बात हो जाती है। ये चौथी बात थी जो चंद्रमा के कारण बन रही थी दूसरी बात में। अब उसके बाद तीसरी बात मैंने बताई कि केंद्र के अधिपति और त्रिकोण के अधिपति का संबंध केंद्र का बन रहा है, एक दूसरे से चौथे दसवें के संबंध में है। अब जरा एक बात और बताता हूं कि इस कुंडली में, जन्म कुंडली में लग्न में ही शुक्र है, जो कहां के अधिपति बनते हैं? सप्तम भाव के अधिपति। सप्तम भाव के अधिपति का केंद्र में जाना और पुनः वापस आकर के केंद्र को देखना व्यक्ति की कुंडली को सांसारिक रूप से श्रेष्ठ बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि इसका अधिपति पहले से ही उच्च का है, पहले से ही उच्च का है, और वो दरअसल अगर और ज्यादा डिग्री में थोड़ा बड़ा होता और लाभ दे देता, और ज्यादा वो लाभ को दे सकता था, पर क्योंकि वो डिग्री में कमजोर है तो यहां पे वो शुक्र को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि लग्नेश की राशि में तो बैठे हैं परंतु वो उससे त्रिकोणात्मक बल नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस राशि में ग्रह बैठा है शुक्र, वो उस राशि का अधिपति उच्च का होने के बावजूद मृतप्राय हो रहा है। तो यहां पे एक तरीके का फल शुक्र को यहां पे मिलेगा, क्योंकि वो अपने नक्षत्र में, मित्र के नक्षत्र में बैठे हैं, और परंतु थोड़े से कमजोर भी हो जाएंगे शुक्र। पर बात अच्छी है, ये एक अलग तरीके का एक अच्छा फल देखने को मिल रहा है। लग्न में शुक्र बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को श्रेष्ठ बना देते हैं, पद से, प्रतिष्ठा से, ज्ञान से, ऐश्वर्य से, शांति से, सुख से, समृद्धि से, इन सब चीजों का यश गौरव व्यक्ति समाज में फैलाता है। इसकी कीर्ति चहुओर फैलती है। क्यों फैलेगी? क्योंकि गुरु की दृष्टि यहां पे जो है, गुरु की दृष्टि यहां पे है, और कहीं ना कहीं से सुख के भी अधिपति इसको देख रहे हैं। जो ये भाव है वो क्या भाव है? ये भाव जो है वो यश का है, क्योंकि ये इसका पूरक होता है ना। तो यहां से व्यक्ति की समस्त इच्छाओं की पूर्ति वो स्वयं शनि और गुरु दोनों कराएंगे। गुरु एकादशवें भाव में कारक होते हैं। पंचम भाव को देखेंगे, उनकी अपनी राशि है, इस भाव से केंद्र में जा रहे हैं। शनि विलंब से ही सही परंतु सारी चीजें देने की स्थिति में दिख रहे हैं। युवा है ना वो ग्रह, इस वजह से। तो शुक्र, शनि, राहु, केतु सारे के सारे ग्रह युवा हैं। मतलब अपनी दशाओं में ये सारे के सारे ग्रह मजबूती से पिलर बना करके फल देने वाले हैं। अब आइए, आपको इनकी कुंडली में मैंने अच्छी बात जो बताई, बुरी बात कल बता दूंगा। अब चर्चा करते हैं सबसे पहले एक एक भाव से ही चलता हूं, ग्रहों से आप लोगों को समझ में कम आता होगा। तो भाव में सबसे पहले लग्न को लेता हूं। तो लग्न में वृश्चिक राशि बनी। ये दरअसल क्रूरतम राशि नहीं होती है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा का भाव यहां पे होता है। मंगल से प्रभावित है ना, सेनापतित्व का गुण रखने वाला है। और एक बात जो कि बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए कि मंगल से जो लोग प्रभावित होते हैं वो थोड़े दुष्ट भी होते हैं, परंतु इनके ऊपर दुष्टता का भाव थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि ये सोमवार को जन्मे हैं, उत्तरायण में जन्म है, और चंद्रमा भी स्टैब्लिश है, वेल स्टैब्लिश है, इस वजह से वो कमजोर नहीं होने देगा। तो व्यक्ति के मति बुद्धि को और व्यक्ति के सांसारिक मोह माया को थोड़ा कमजोर करता है। एक निगेटिव बात थी वो बता देता हूं। इनकी कुंडली में यहां का अधिपति और यहां का अधिपति, ये दोनों मिलकर के कहीं ना कहीं से, जरा समझिएगा प्रभाव कैसा है। पंचम भाव का अधिपति चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है, जो कि स्त्री कारक ग्रह होता है। सप्तम भाव का अधिपति अनुराधा नक्षत्र में बैठा है, जो कि कहीं ना कहीं मनवांछित फलों को देर से देने वाला बनता है। यहां पे इनका सवाल है कि क्या, पहले उस सवाल को उत्तर में तब्दील करने से पहले बता दूं कि बच्चे को, ये जो व्यक्ति है, इनको संततियों में स्त्रियों की संतति होने की स्थितियां ज्यादा है, क्योंकि लग्न में शुक्र है और यहां का अधिपति चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे होने के कारण और शनि के नक्षत्र में बैठे होने के कारण सप्तमेश को कहीं ना कहीं
स्त्री संततियों से पहले परिपूरित करता है, यह स्थिति इनकी कुंडली में है। पर अगर पुत्र संतति की बात करते हैं तो उसके भी योग हैं, क्योंकि गुरु देख रहे हैं ये देर सबेर ही सही पर पुरुष संतति का मालिक बना देते हैं। क्लियर है? ये बात गुरु कराएंगे, मनवांछित फलों को देने वाले वो बनेंगे। अब एक बात और बताता हूं, यहां पे एक बात और जो कि समझने वाली है। शुक्र लग्न में बैठे हैं शनि के नक्षत्र में, और नक्षत्र का अधिपति शनि उच्च का होने जा रहा है, युवा है वो, गौर करिएगा, वो 15 अंश का है, और जिस नक्षत्र में बैठा है वो खुद चंद्रमा का नक्षत्र है, जो कि खुद नक्षत्र का परिवर्तन कर रहा है। मतलब ये त्रिकोणात्मक बल मिला ग्रह को, शुक्र को भी मिलेगा, सप्तमेश को भी मिलेगा, क्योंकि उसका संबंध दरअसल शनि से बन रहा है ना, वो उसका मित्र है। तो शुक्र को बल इसलिए मिला क्योंकि वो अपने मित्र के नक्षत्र में बैठा है, पर शनि उच्चाभिलाषी भी हो रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। हाँ, अब मंदतर कहां करेंगे वो, तो नेचुरल बिहेवियर तो ग्रह कभी कमजोर करता नहीं है, वो तो यूं न यूं देता ही है। तो शनि की स्थिति लग्न पे पड़ेगी, पर अब यहां वो थोड़े निगेटिव जाएंगे। कैसे? क्योंकि नक्षत्र जो उनका है वो चंद्रमा का ठहरा, और उस चंद्रमा से वो केंद्र में जा रहे हैं, जो कि भाग्य का अधिपति है। वो लग्न को देखेगा, जो मूलतया इस कुंडली में, जो कि वृश्चिक लग्न की कुंडली है, यहां पे वो कारक नहीं होते हैं। पर जब भी शनि की दशा चलेगी वो थोड़ा सा अटपटा होगा और व्यक्ति के लाभ को मिनिमाइज करने का काम करेगा। परंतु गुरु चूंकि एकादशवें भाव में अपने बल को वृद्धि देंगे, वो परिवर्तन योग में है नक्षत्र से भी और राशि से भी। बुध की राशि में गुरु और गुरु की राशि में बुध। ये पता ही नहीं आपको कि दरअसल गुरु यहां पे क्या खेल खेल रहे हैं, ये आपको पता नहीं होगा। एक्सेलेंट है यहां पे, कारण है कि उसका प्रभाव एकादशवें भाव में अति वृद्धि को प्राप्त करने वाला है, और वो शनि जो आपकी कुंडली में कारक नहीं होता है, नौमांश कुंडली में वृषभ का हो रहा है, अपने मित्र की राशि में जा रहा है, और साथ ही साथ वो उच्च के चंद्रमा के साथ और गुरु के साथ बैठा है। अद्भुत होता है ये। मतलब यही स्थिति है जो व्यक्ति के कैरियर को वेल एस्टेब्लिश बनाती है। मतलब लाभ मिलेगा कैरियर से हमेशा ही, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ूं। शुक्र यहां पे थे, ये अच्छी बात है, व्यक्ति को सांसारिक सुखों का भोक्ता बनाएंगे। व्यक्ति आरंभ से ही एक अच्छी जगह पे जाने का और पोजीशन को प्राप्त करने वाला हो जाएगा, अच्छे श्रेष्ठ स्थितियों का मालिक बनेगा। पुत्री की संततियां, पुत्री जो संतति होती है उसका भोक्ता ज्यादा होता है। अब द्वितीय भाव पे आता हूं। द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हैं, बुध को अस्त कर रहे हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में है, मूल नक्षत्र में बैठे हैं, केतु के नक्षत्र में। अब जरा विचार करिए, तो एक तरफ जब हम यहाँ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ का अधिपति तो ठीक है, लाभ में बैठा है, भाव से केंद्र में गया है, नक्षत्र का परिवर्तन भी है, सारी चीजें हैं। पर शनि का प्रभाव लग्न पे होने के कारण व्यक्ति के काम को विलंब भी देंगे कभी कभी अपने स्वभाव के आधार पर। और उसका प्रभाव शनि का क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि शनि मंगल की राशि को देख रहा है ना। मंगल इनका वास्तव में तो होता है शत्रु, मंगल वास्तव में तो शत्रु होता है, परंतु जरा विचार करिए तो मंगल क्यों प्रभाव को कम करेंगे? अपने प्रभावों को वो बहुत अच्छे तरीके से क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व और स्वास्थ्य जो होता है वो कहां से देखा जाता है? लग्न से। व्यक्ति के स्वास्थ्य को, अब यहां का अधिपति मंगल गया पराक्रम भाव में, और दृष्काण में भी मंगल की स्थिति अच्छी बन रही है, होरा में भी वो चंद्रमा के होरा में जा रहे हैं। कर्म के लिए भी अगर देखता हूं तो ये मंगल D10 चार्ट में लग्न में ही आ रहे हैं। भाग्य के लिए भी ये अच्छे हो रहे हैं, उच्च की राशि में बैठे हैं राहु के साथ D4 चार्ट में। मतलब हर जगह से मंगल की स्थिति अच्छी बन रही है, परंतु लग्न चार्ट में उनकी स्थिति डिग्री के हिसाब से कमजोर है। इस वजह से लग्न पे शनि का प्रभाव भी ज्यादा बढ़ता हुआ देखा जाएगा। व्यक्ति प्रत्येक दिन आय करेगा, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ पैसे कमाएगा, परंतु उसके स्वास्थ्य को थोड़ा कमजोर होते देखा जाएगा। कारण दूसरा कि चंद्रमा अष्टम में बैठे हैं, और अभी ये ज्यादा बनेगी स्थितियां। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के ऊपर से अभी बुध की दशा चल रही है। और जरा विचार करिए तो बुध कहां का अधिपति बनता है? इस कुंडली में वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये पापी भाव है। एकादशवां भाव और अष्टम भाव दोनों पापी भाव कहे जाते हैं, और यहां का अधिपति होकर के द्वितीय भाव में बैठा जो मारक हो जाता है, और वो अस्त भी है। चंद्रमा खुद अष्टम भाव में बैठे होने के कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य को जहां कमजोर करेंगे। कारण समझिए क्यों व्यक्ति का स्वास्थ्य कभी कभी प्रभावित होगा, क्योंकि लग्न का अधिपति मृतप्राय है उच्च होने के बावजूद। लग्न पे शनि जैसे ग्रह का देखना जो कि इस कुंडली में कारक नहीं होता है,
चंद्रमा जो कि इम्यून के कारक होते हैं, स्वास्थ्य को अच्छा रखने वाले, दिन प्रतिदिन व्यक्ति को उत्तरोत्तर वृद्धि देने वाले होते हैं, वो खुद अष्टम में बैठे हैं। दशा भी व्यक्ति के ऊपर से बुध की चल रही। क्लियर हो जाना चाहिए, मैं एक भी चीज छोड़ नहीं रहा। और बुध भी तो मूल नक्षत्र में बैठा है। केतु वो रेगुलर कुछ ना कुछ देता है, समझ में नहीं आएगा व्यक्ति को हुआ क्या है, पर थोड़ा सा वो अस्वस्थ रहता है, ये बात बनती है। क्लियर। अब सूर्य पे बात कर रहा था। सूर्य द्वितीय भाव में बुध और सूर्य का एक साथ बैठना बुद्धादित्य योग का निर्माण करेगा। यहां पे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का भोक्ता बनाएगा, व्यक्ति के पिता। अब जरा विचार करिए ये कितना बेहतर है, आप लोगों को बताता हूं। दरअसल जन्म कुंडली के पंचम भाव के दशम भाव के अधिपति बने सूर्य जैसा महान ग्रह दशम भाव को रूल कर रहा है, और इस कुंडली का सर्वाधिक कारक ग्रह भी होगा। वो जाकर के अपने भाव से 5वें बैठा। ये पैतृक संपत्ति का भाव है, जहां का अधिपति इससे केंद्र में जा रहा है, भाग्य से उसकी स्थिति बन रही है केंद्र में। तो इस भाव को कितना बल मिला आप लोगों को पता भी है। अद्भुत होगा ये, अद्भुत। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में अष्टम भाव का अधिपति भी साथ में बैठा है, जो अष्टम भाव व्यक्ति को धकेलेगा और बाहर निकालेगा तो हीरा बना देगा, सोना तपाएगा, परिस्थितियों से लड़ेगा, जूझेगा। व्यक्ति के पिता ने बड़ी मेहनत किए होंगे अपनी सफलता को पाने के लिए, और व्यक्ति का पिता जो कि सूर्य पैतृक संपत्ति का भाव ये होता है, वहां अति मित्र की अवस्था में बैठा है। ठीक है वो तो व्यक्ति के पिता को और पिता से पिता का जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। जीवन पर्यंत व्यक्ति के पिता का लाभ है, उसके जाने के बाद भी पुत्र हमेशा और सदैव याद रखेगा। सूर्य बुध का बुद्धादित्य योग बनना आसान नहीं होता है। लोग कह देते हैं कि ये सामान्यतया बन जाती है, पर अगर वो ठीक बन जाए ना, जैसे ये ठीक बन रहा है, कैसे? यहां का अधिपति उसको बल मिला, बुध जहां का अधिपति होता है वो उस भाव को पुनः देख रहा है, सूर्य के साथ वो बैठा है जो कि दशमेश होता है। तो यहां पे व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में स्थितियां प्रतिकूल होते होते भी अनुकूल हो जाती हैं, और पिता का सर्वोच्च लाभ व्यक्ति को मिलेगा। वाणी का लाभ, विद्वान। सूर्य बुध कुंडली में अगर बैठ जाएं, मेरी भी कुंडली में यहीं बैठे हैं, तो ये बेहतरीन बना देते हैं। अब आगे बढ़ता हूं। मंगल की कुंडली में यहां बात करते हैं। यहां मंगल उच्च के हैं और वो इस कुंडली के कर्ता धर्ता बनते हैं। मंगल यहां कर्ता धर्ता बनेंगे, पर वो डिग्री में थोड़े कमजोर हैं, इस वजह से मृतप्राय हो रहे हैं, जो स्वास्थ्य पे असर डालेंगे, और कभी कभी व्यक्ति को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला भी बना देंगे। जितना पूछा जाएगा उतना नहीं बताएगा, उससे ज्यादा बता देगा, और टाइम पे कभी कभी बुद्धि गच्चा भी देगी। वो उसका एक सामान्य सा परिणाम रहेगा। निर्णय लेने में कभी कभी दिक्कत होगी, क्योंकि बुध अस्त हैं, स्वास्थ्य थोड़ा सहयोग में नहीं रहता है, इम्यून कमजोर होने के कारण व्यक्ति आते जाते रहता है, और केतु के नक्षत्र में होने के कारण कहीं ना कहीं यात्राएं ज्यादा करनी पड़ती हैं, हेडेक भी थोड़ा लेता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है वो अस्त में। ये सामान्य प्रभाव है, ये बहुत ज्यादा इससे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। परंतु अब यहां पे मूल नक्षत्र के सूर्य हुए, ये व्यक्ति के आत्मविश्वास को कभी कभी पहरा डालेंगे। व्यक्ति या व्यक्ति के पिता को क्या करेंगे? वो किसके प्रति बहुत ज्यादा संशय से युक्त रहेगा? अपने पुत्र के प्रति। क्यों रहेगा? क्योंकि वो जहां देख रहा है उसको रेगुलर अपने पुत्र के स्वास्थ्य की चिंता रहती है, क्योंकि अष्टम भाव को देख रहा है ना। तो पिता की दृष्टि कहां जा रही है? पिता मुख्यतया दो विषयों पे पुत्र को लेकर के चिंतित होते हैं, एक उसके कैरियर को लेकर के, और दूसरा उसके स्वास्थ्य को लेकर के। पर एक बात बताऊं तो मंगल हैं ठीक, वो कमजोर तो हो रहे हैं, इस वजह से बच्चे को हनुमान चालीसा का पाठ, बालक को हमेशा, बालक नहीं है ये 1980 के हैं, तो व्यक्ति को हमेशा ही हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी का दर्शन करते रहना चाहिए, और देवी दुर्गा की उपासना करते रहनी चाहिए। ये बात यहाँ पे ये स्वास्थ्य को तब्दीली करेगा अच्छे तरीके से। मंगल यहाँ बैठे हैं, ये पराक्रमी बनाएंगे। केतु भी मंगलवत होते हैं, और यहाँ ये उत्तराखाड़ा के बैठे हैं सूर्य के नक्षत्र में, जो कि सूर्य पहले से ही बलशाली है, बल से युक्त है, और जिस नक्षत्र में सूर्य बैठे हैं उसके साथ ही मंगल बैठा है। और यहाँ पे देखिए तो श्रवण नक्षत्र का चंद्रमा है, तो केतु जो होता है वो कंफ्यूज करता है व्यक्ति को, और दरअसल ये सर्वाधिक शुभग्रह भी होते हैं। तो इस वजह से अगर यहाँ पे देखते हैं तो व्यक्ति के मेहनत का संपूर्ण लाभ मिलेगा। क्यों मिलेगा? पूछने वाली बात है। व्यक्ति मेहनती होगा और मेहनत का संपूर्ण लाभ भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेहनत के बाद किए गए प्रयासों का परिणाम ये भाव होता है, और यहां का अधिपति उसको देख रहा है, और बाद बाकी शनि भी देख रहे हैं, जो कि अन्याय नहीं होने देंगे, न्याय करने के लिए वो सदैव तत्पर है। सुख के अधिपति हैं, इस कुंडली में कारक नहीं होते हैं तो थोड़े देर से देंगे,
बाकी देंगे जरूर, क्योंकि नौमांस में उनकी स्थितियां अच्छी जा रही हैं। क्लियर है? तो ये बात यहाँ पे ये बन रही है। अब जरा मैं मंगल को आपको बताऊं कि कर्म के लिए भी ये ठीक बन रहे हैं, भाग्य में भी सपोर्टिव हैं, क्योंकि उच्च की राशि में बन रहे हैं। मंगल जो है इनकी कुंडली में प्रतियोगिता भाव का अधिपति D4 चार्ट में बनेगा, और वहां पे भी वहां का अधिपति होकर के वो उच्च का हो रहा है, यानी कि प्रतियोगिताओं से सफलता व्यक्ति प्राप्त करता है, प्रतियोगिता में जीत लेता है, प्रतियोगिता में जीतने का योग बनता है। पर एक बात और बताता हूं, दरअसल इनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्या इस वजह से भी होगी, क्योंकि मूलतः अगर आप विचार करें तो 8 नंबर की राशि कहां की है? 8वें नंबर की है। काल पुरुष की कुंडली में यह 8 नंबर कहां लिखा होता है? यहां पे, और वो बन गया लग्न में, तो मूल तक तो वो थोड़ा परेशान तो करेगा ना इस वजह से। और यहाँ पे चंद्रमा भी बैठ जाते हैं, तो ये बात बनती है जिससे बेवजह का व्यक्ति को कभी कभी समस्या बनता है। रक्त से संबंधित समस्या बने, हड्डी से संबंधित समस्या बने, मन से संबंधित समस्या कभी कभी बनेगी, पर वो मजबूत होने के कारण उस पर बहुत ज़्यादा उसका असर नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। मंगल केतु व्यक्ति को पराक्रमी बनाएंगे, पराक्रम का लाभ भी मिलेगा। कई बार आप लोगों ने सुना होगा ये बात, और सुनी होगी ये बात कि मैं मेहनत तो बहुत ज़्यादा करता हूं पर उसका परिणाम नहीं मिलता है। पर इस कुंडली के साथ ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसका भाव बेहतरीन बन रहा है और उसका अधिपति उसको देख रहा है। साथ ही साथ इस भाव पे किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं आ रहा है। हाँ, शनि देख रहे हैं, इस वजह से वो विलंब जरूर करेंगे, पर देंगे जरूर, वो न्याय रेगुलर करेंगे। यहां के बाद अगर देखता हूं तो ये बात हो गई। यहां पे आता हूं चौथे भाव पे। यहां का अधिपति शनि इस कुंडली में कारक नहीं होगा और बैठा है अपने भाव से षडाष्टक में। इस कुंडली का कारक भी नहीं है, उसकी दृष्टि भी जो है वो थोड़ी कमजोर वाली बन रही है, और दरअसल वो भाग्य से केंद्र में जा रहे हैं, तो भाग्य को बल देंगे। और एक बात और बता दूं तो शनि युवा है और अपने भाव से वो षडाष्टक में जा रहे हैं। और एक बात और जो कि बहुत समझने वाली है कि वो गुरु के साथ हैं, जो कि कहां से संबंध बनाता है? पंचम भाव से। उसकी दूसरी स्थिति धन को। अब जरा गौर करिए तो व्यक्ति को धन बचाने वाला देखा जा रहा है, क्योंकि गुरु उस भाव से केंद्र में है, धन बचाएगा, पर मांसपेशियों का दर्द देंगे माता को। माता को मांसपेशियों का दर्द, हड्डियों का दर्द, कंधे, कमर, घुटने आदि की समस्या बनेगी। इस कुंडली में शनि क्यों कारक नहीं होते हैं? क्योंकि सुख के अधिपति होने के बाद जब वो घूम करके आते हैं तो पुनः एक त्रिक भाव के अधिपति बन जाते हैं। इस वजह से वो यहाँ पे उनकी मूल त्रिकोण राशि का निर्माण होने के बावजूद लग्न के मित्र नहीं होने के कारण, लग्नेश के शत्रु होने के कारण वो इस कुंडली में कारक नहीं होते, अकारक से हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कि शनि की दशा जब भी व्यक्ति के ऊपर से चलेगी तो आरंभ में तकलीफें देती है, बाद में जाकर के वो सारी चीजें ठीक करेंगे। पंचम भाव का अधिपति गुरु उसको देख रहा है, पर यह भाव खाली होने के कारण और यहां पे शनि जैसे त्रिक भाव के अधिपति के प्रभाव में आने के कारण पहला जो संतति हो या पहली संतति जो होती है वो थोड़े विलंब से या मन के अनुकूल नहीं होती है पहली संतति। पर एक बात बताऊं तो वो विद्वान होगी, पढ़ने में ठीक ठाक होगी, बेहतरीन भी होगी। संतान भाव पे अगर गौर करता हूं तो यहां का अधिपति D7 चार्ट में मिथुन लग्न की कुंडली बनेगी और लग्न का अधिपति बुध सप्तम भाव से बैठ करके पुनः लग्न को देख रहा है। ये ठीक है। दूसरी संतति के विद्वान होने के और बुद्धिमान होने के योग ज्यादा हैं। पहली संतति का शुक्र जो कि जाकर के जन्म कुंडली में मंगल, वो थोड़ी जिद्दी होगी, तो पहली संतति जिद्द करेगी और थोड़ी गुस्सैल भी होगी, तो उसको कंट्रोल करना होगा थोड़ा सा। यहां से यश, गौरव, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा समस्त चीजों को व्यक्ति को मिलने वाली स्थितियों में देखा जा रहा है, क्योंकि गुरु स्वयं देख रहे हैं जो कि द्वितीय भाव के अधिपति हैं। पति और पत्नी का संबंध भी अच्छा होगा, फ्लरिश करेगा, क्योंकि शुक्र उसको देख रहे हैं। ओके, अब यहां पे बात आ गई। अब बात छठे भाव की करता हूं। छठे भाव के अधिपति मंगल उच्च के हो रहे हैं। व्यक्ति प्रतियोगिताओं में और जीवन के प्रत्येक प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में आ करके उलझेगा, और क्योंकि मंगल से प्रभावित है उसकी दृष्टि भी यहां पड़ रही है, चौथी दृष्टि। इस वजह से व्यक्ति अगर पैसे किसी को ना दे, ऋण अनावश्यक ना ले और पैसे किसी को ना दे, अगर किसी को भी पैसे देने हों तो थोड़ा संभल करके, क्योंकि चंद्रमा अष्टम का बैठा है, वो परेशान कर सकता है। आपकी मति बुद्धि इतनी मजबूत नहीं होगी या आपका जो पराक्रम है वो इतना ज्यादा मजबूत नहीं होगा। आपका लग्नेश थोड़ा मजबूत नहीं है, मृतप्राय है, इस वजह से आपके पास उतनी शक्ति और क्षमता नहीं होगी कि आप उससे जबरदस्ती निकाल सके। आप संतोषी हो जाएंगे। और क्यों? क्योंकि गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली में मंगल को देख रहा है। व्यक्ति को लड़ाई और झगड़ों से मुक्त रखने वाला और उससे युक्त नहीं होता है। लग्नेश के ऊपर
गुरु का प्रभाव अगर हो जाए तो ये अच्छी बात होती है। लग्नेश के ऊपर अगर गुरु जैसे ग्रह का प्रभाव हो जाए और वो उसके साथ केतु भी बैठा है तो ये प्रभाव अच्छा होगा और व्यक्ति को श्रेष्ठता से जीवन का लाभ देने वाला बनेगा। व्यक्ति ये सारी चीजें बनती हैं क्योंकि मंगल उसको देख रहा है ना, तो मंगल अगर छठे भाव से संबंध बना ले तो व्यक्ति को शत्रुहंता तो बनाता है, पर कभी कभी वो वहां पे आकर के व्यक्तियों को और व्यक्ति को स्वास्थ्य में दिक्कत करता है और ऋण आदि में डालने का जबरदस्त जो होता है वो व्यक्ति को इच्छुक कर देता है। तो ऋण लेने से पहले थोड़ा विचार करिएगा और गौर करिएगा कि आप ऋण किसी को ना दें। और एक बात और बताऊं तो शनि की स्थिति चौथे भाव से बन रही है, वो अपने भाव से षडाष्टक में जा रहे हैं, लग्न पे उनका प्रभाव है, 7वीं दृष्टि से यहां देख रहे हैं, 10वीं दृष्टि से जन्म कुंडली में चंद्रमा को देखेंगे, विष दोष का प्रभाव हो जाएगा। इस वजह से मैं ये बात कहूंगा कि व्यक्ति को कभी भी ऋण देने से बचना चाहिए। लेना चाहते हैं ले सकते हैं, पर अपने रिस्क के आधार पर वो बहुत ज्यादा मत लीजिएगा। कारण क्योंकि आप अगर कभी भी किसी को देंगे या धन का आदान प्रदान करेंगे तो लेने की स्थिति जब कम करनी होगी तो देने की स्थिति भी कम करनी होगी, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां कि मंगल जब लग्न का अधिपति हो और उच्च का होने के बाद मृतप्राय हो तो व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर भेजता है और व्यक्ति कई बार बिल्डर के चक्कर में फंस जाता है, पड़ जाता है। मतलब हो सकता है ऐसा कई बार आपके जीवन में हो कि आप कोई भी कहीं पे कंस्ट्रक्शन आदि के क्षेत्र में जाएं अगर काम करने तो वहां पे आपके पैसे डूब जाएं, ये संभव है, इसका खतरा बना रहता है। इस वजह से आप थोड़ा सा उसमें सचेत होकर के, और अगर कहीं पे भवन वगैरह भी खरीदना हो तो तत्काल पैसे दीजिए और तत्काल खरीदिए। ऐसा नहीं कि दे रखा है और ईएमआई भर रहे हैं और फिर वो चीज़ें मत करिएगा, उससे नुकसान होगा। 7वें भाव पे आते हैं, यहाँ का अधिपति इसको देख रहा है, दाम्पत्य का प्रेम रहेगा, पर वो वृश्चिक के होकर के बैठे हैं तो, और यहाँ पे अगर केतु की दृष्टि, तो केतु की दृष्टि है और मंगल का संबंध छठे भाव से है। और अगर यहाँ पे बात करता हूं तो यहाँ का अधिपति शुक्र जो है वो शनि के नक्षत्र में है, नक्षत्र से उसको बल मिल रहा है क्योंकि नक्षत्र का अधिपति उसको देख रहा है, स्वयं शुक्र भी यहाँ पे देख रहे हैं, गुरु इस भाव से पंचमस्थ जा रहे हैं तो नवम पंचम का संबंध बनेगा, ये भाव ठीक होगा। जब भी कभी सामान्यतः तो मनमुटाव होती ही चीजें होती हैं, पत्नी कई बार मन मुताबिक फलों को नहीं देने वाली होती है, ये बात इन कुंडली में दिख रहा है। मन मुताबिक उनके साथ जो होता है ना, जैसे कि इच्छा है कि ये हो जाएगा या होगा या ऐसा होगा, पर वो थोड़े से क्षुब्ध कर जाती है, ये बात दिखती है। पर वो विद्वान होंगी, विदुषी होंगी क्योंकि वो शुक्र से प्रेरित हैं। और गुरु उस भाव को देखिए, गुरु यहाँ से बैठ करके नवम पंचम के संबंध में जा रहे हैं, इस भाव को देखेंगे तो ये बात अच्छी हो जाती है। यहाँ पे गुरु का प्रभाव जब भी पत्नी के साथ या पत्नी को लेकर के कभी भी थोड़ी सी अनबन होगी, गुरु उसको तुरंत फ्लरिश करेंगे। 8वें भाव का अधिपति बुध उसको देख रहा है, पैतृक संपत्ति के भाव में बैठा है, ये मूलतया गुप्त धन का भाव होता है, अपना बैलेंस बना करके रखें। खर्च की स्थिति, व्यय की स्थितियां लग्न में आ रही हैं, इस वजह से भी स्वास्थ्य थोड़ा कभी कभी कमजोर करेगा। शुक्र की दशा में भी और बुध की दशा में भी शुक्र में बुध का अंतर, बुध में शुक्र का अंतर जब आएगा, हालांकि अब तो नहीं आने वाला है क्योंकि अब 21 के चौथे महीने से चंद्रमा आ रहे हैं, राहु आ रहे हैं, तो बुध में राहु आएंगे तो थोड़ी जीवटता देंगे क्योंकि वो युवा है, सम राशि का बैठा है वो ग्रह। और ऐसी स्थिति में कि अगर राहु की स्थिति नवमांश में देखता हूं तो वो यहां बैठे हैं तो ये ठीक होगा। त्रिशांश कुंडली में भी देखता हूं तो इनको 2 चीजों में बहुत ज्यादा स्वास्थ्य से संबंधित समस्या देखी जाती है, अगर होगी तो हड्डी से संबंधित और दूसरा पेट से संबंधित, ये चीजें बनती है। अष्टम भाव ठीक बन रहा है, यहाँ पे चंद्रमा बैठा है। और दरअसल एक बात बताऊं तो लग्न के अधिपति जो बैठे हैं वो मकर के बैठे हैं, उच्च के हैं, इस वजह से व्यक्ति के पास आयु भी अधिक संख्या में है क्योंकि आयु का कारक भी लग्न को देख रहा है और शुक्र तो वैसे भी वृद्ध बना करके व्यक्ति को मारता है। तो ये स्थिति है, व्यक्ति की स्थितियां ठीक है, आयु के मामले में भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं बनती है। यहां पे सूर्य और बुध की दृष्टि है तो यहां से व्यक्ति को कई बार व्यक्ति अपने आंतरिक शक्ति के आधार पर और अपने आंतरिक चेतना को अगर बल देना चाहता है, आंतरिक जो नेत्र होते हैं, जो परस्पर दिमाग के पीछे होते हैं, अगर उसको वो वृद्धि देना चाहता है, जैसे गुप्त विद्या, गुप्त चीजों का जानकार, कई बार व्यक्ति खोज करके अगर अंदर से कुछ भी चीज निकालना चाहे किसी भी व्यक्ति के पेट से, आराम से निकाल सकता है। उसके पास ऐसी विद्या है, ऐसी उसके पास क्षमता है क्योंकि मंगल से प्रभावित है ना, वो सेनापति है। दरअसल वो जानता है कि सामने वाले की सेना कितनी मजबूत है, सामने वाले की सेना कितने मजबूत हैं। और राहु और केतु सैनिक होते हैं, राहु और केतु सैनिक होते हैं। दरअसल इनकी कुंडली में पराक्रम भाव में ही बैठा है और राहु की स्थिति देखिए भाग्य भाव में बैठा है, चंद्रमा की राशि से। 9 भाव पे आ गया। अब यहां पे राहु का अकेले बैठा होना और मंगल का उच्च का होकर के यहां का अधिपति नीचे जा रहा है,
तो थोड़ा कमजोर। परंतु इस भाव का अधिपति गुरु से केंद्र में होने के कारण जो इसको निगेटिविटी मिल रही थी उसको वो फिर से पॉजिटिविटी में तब्दील कर रहे हैं, बदल रहे हैं अच्छाई के तौर पे। ये अच्छी बात है। पर राहु अगर भाग्य भाव में बैठेगा, अश्लेषा का है वो, तो व्यक्ति को बहुत भक्त बना देता है, ठाकुर जी का भक्त बना देता है, पितरों का आशीर्वाद व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। राहु का प्रभाव लग्न पे है, व्यक्ति सुंदर होगा। और एक बात अगर कहूं तो थोड़ी सी असमंजस में मैं कह रहा हूं, पर शुक्र पे राहु का प्रभाव है तो मन को भटकाता भी है, क्योंकि चंद्रमा की राशि में वो बैठा है जो कि पहले से ही अष्टम में बैठा है, तो उसको उससे बल नहीं मिल रहा। ऊपर से वो बैठा भी है अश्लेषा नक्षत्र में, तो बुद्धिमान तो बनाएगा क्योंकि सूर्य बुध एक साथ बैठे हैं। और लग्न पे शनि का प्रभाव है, तो व्यक्ति किसी भी चीज को और किसी भी निर्णय को लेने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करता है, समझता है, और ये उसकी सबसे बड़ी मजबूती है। अगर इसको वो और ज्यादा आगे बढ़ा दे कि निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करे, क्योंकि राहु है कभी कभी उग्रता देता होगा कि ले लो जल्दी से, क्योंकि बुध के नक्षत्र में बैठा है ना। और बुध के अंश को देखिए, वो 2 अंश का है और राहु 17 अंश के हैं, वो युवा है, तो राहु का प्रभाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। भाग्य भाव में आकर के राहु व्यक्ति को तीव्र धार्मिक बनाएंगे। अब ये धर्म की स्थितियां 2021 के चौथे महीने से और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, ये बात बनती है। अब आगे आपकी कुंडली में मैं वहां पे अगर गौर करता हूं तो मंगल की भी स्थिति है, चंद्रमा वहां का अधिपति होकर के अष्टम में बैठा है, अपने प्रभावों को कमजोर करेगा और व्यक्ति को कई बार इस बात का एहसास दिलाएगा कि मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं होता है। कई बार वो मायूस हो जाएगा असफलताओं से, हालांकि बहुत ज्यादा असफल भी नहीं होगा, वो सामान्यतया हो ही जाता है सफल, पर 1-2 बार असफल जरूर होगा, ये बात तो बनती है। पर वो निकट जाकर के असफल होता है। राहु है वो सामान्यतया अपना प्रभाव दिखा ही देता है, ठीक है। 7वीं दृष्टि से यहां देखेंगे, राहु केतु का प्रभाव मंगल के ऊपर होगा, उग्रता भी रखेंगे। व्यक्ति क्रोध तो नहीं करता है पर करता भी होगा। और क्यों करेगा? टेम्पर होता है राहु से युक्त होने के कारण, शनि का प्रभाव और मंगल के उच्च होने के कारण। पर वो तुरंत शांत भी हो जाता है, अपनी गलती को वो तुरंत एहसास में भी रख लेता है। ऐसी स्थितियां बनती हैं। दशम भाव का अधिपति सूर्य, वो तो बता ही चुका हूं, ये तो अद्भुत है। यहां का अधिपति होकर के अपने भाव से पंचमस्त गया है, गुरु से केंद्र में है वो भाव जहां गया है ये ग्रह। और इस कुंडली में कारक भी होते हैं, सूर्य ठीक भी हैं अवस्था में, कमजोर नहीं है। तो ये बात जो कि समझने में आ रही है। हाँ, उनको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कहां करेगा, हो सकता है बॉस के साथ कभी कभी खटपट हो, या काम को लेकर के कभी कभी व्यक्ति असमंजस में जाए, पर वो बहुत निम्न है, बहुत निम्न, छोटा। क्यों? क्योंकि वो केतु के नक्षत्र में बैठा है जो कि मंगल के साथ, परंतु मंगल ठीक जा रहा है, खराब नहीं है, क्योंकि नक्षत्र सूर्य का पकड़ा हुआ है और पोजीशनिंग तो उसकी उच्च की है ना, तो थोड़ा कम प्रभाव करेगा। पर सूर्य को यहां से भी बल होते देखा और बलवती होते देखा जाए। व्यक्ति सत्यवादी है, गलत नहीं बोलेगा, सत्यनिष्ठ है, कर्तव्यनिष्ठ है, कर्तव्यपरायण है, ये बातें दिखती हैं। सूर्य बुध यहां पे बैठे हों, बेहतरीन। एकादशवें भाव के अधिपति परिवर्तन योग, गुरु और बुध का, दोनों एक दूसरे के शत्रु नहीं होते, पर गुरु जो है उसको हेय मानता है, तुच्छ मानता है, शूद्र मानता है। और बुध तो वैसे भी नपुंसक होता है और गुरु पराक्रमी, श्रेष्ठ, मति बुद्धि से युक्त, गुणवान। तो ऐसी स्थिति में वो जहां लाभ को देने वाले होंगे, परिवर्तन योग बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि धन का संबंध लाभ से बन रहा है, लाभ का संबंध धन से बन रहा है। ये स्थितियां बहुत अच्छी होंगी। व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार के अलाभ की स्थिति से नहीं गुजरना होता है। व्यक्ति अपनी स्थितियों को आगे बढ़ा करके जीवन के सर्वोच्च सुखों का भोक्ता बनता है। मन की इच्छाएं पूरी होंगी जरूर, क्योंकि शनि देंगे, न्याय करेंगे। आप अगर कोई भी चीज आगे करना चाहते हो, मन के में जो भी इच्छा रखते हो, वो जरूर उसके प्रति आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी अष्टमेश की दशा चल रही है और वो थोड़े से प्रभावित करेंगे आपको। क्यों? क्योंकि वो अष्टमेश होते हैं। तो सामान्यतया इस कुंडली में वो लाभ का अधिपति है और बुध में मंगल चल रहे हैं अभी, तो बुध यहां का अधिपति। और मंगल कहां का अधिपति? मंगल है लग्न का अधिपति, जिसकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के छठे भाव में बन रही है। पर लग्नेश होने के साथ साथ छठे भाव के अधिपति होने के कारण अवयोग इनको नहीं लगेगा। हां, एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि अगर लग्न पापक ग्रह का बन रहा हो और वो उच्च का होता हो और उसकी स्थिति किसी भी प्रकार से शुभ ग्रहों से युक्त होती हो, जो कि गुरु देख रहे हैं, तो ये लग्न को प्रबल बना देते हैं, लग्न को मजबूत बना देते हैं। साथ ही साथ लग्न के अधिपति छठे भाव के अधिपति होने के कारण यहां पे व्यक्ति को प्रतियोगिताओं में शामिल होने वाला और निरंतर ही प्रोग्रेस करने वाला बनाता है। व्यक्ति हमेशा ही प्रयासरत रहता है उच्च पद को प्राप्त करने के लिए। साथ ही साथ ये भाव जो है यहां का अधिपति चतुर्थ में बैठा है 10वें चौथे के संबंध में, और उसको देख भी रहा है। व्यक्ति जीवन में आने वाली किसी भी विपरीत परिस्थितियों में डट करके मुकाबला करने वाला होता है। परंतु जो निगेटिव है वो बताऊं,
तो लग्न के अधिपति का तृक भाव में जाना अच्छा नहीं होता है। हाँ, वो कमजोर करता है और वो व्यक्तित्व को उतना ज्यादा विकसित होने नहीं देता है जितना होना चाहिए। व्यक्ति की कमजोरी, व्यक्ति टेम्पर और टेम्परामेंट है, क्योंकि राहु से दृष्ट हो रहा है। राहु का प्रभाव लग्न पे, राहु का प्रभाव, जब तक चिन्ह नहीं खींचूंगा तब तक मुझे भी चैन नहीं आएगा। राहु का प्रभाव लग्न पे, लग्न का तृक भाव में जाना ये कमजोर, और चंद्रमा का भाग्य के अधिपति होकर के अष्टम में जाना ये नेगेटिव। गुरु का शनि के साथ बैठना ये थोड़ा कमजोर करेगा लाभ को, जो थोड़ा कमजोर करेगा। क्यों? क्योंकि वो त्रिक भाव के अधिपति के साथ उसकी युति हो रही है ना। पर एक बात बताऊं तो केंद्र और त्रिकोण दोनों एक साथ जा रहे हैं लाभ में, तो ये अच्छी भी होगी। तो कुल मिलाकर के व्यक्ति को जितना पाना चाहिए और जितना उसके हक में है वो पा लेगा। ये बात आपकी कुंडली की बनती है। एक नेगेटिव जो चीज है, व्यय का अधिपति केंद्र में आ रहा है। व्यक्ति के जीवन में व्ययात्मक स्थितियां हमेशा लगा रखेगा और व्यक्ति के बैलेंस जब बनाएंगे, व्यक्ति जब भी बैलेंस बनाएगा तो उसको खर्च की स्थिति में भी ले जाएगा। हो सकता है कि ये जितने भी इकट्ठा करें पैसे वो एक समय पे आने के बाद खर्च हो जाए। क्यों? क्योंकि चंद्रमा अष्टम में है और एक तरीके से मंगल नीच के हो रहे हैं, छठे भाव के अधिपति हैं वो उच्च के हो रहे हैं, तो व्यक्ति के पास फिर भी पैसे कहीं ना कहीं से ये न कि न प्रकार आ ही जाते हैं। ये स्थितियां इनकी कुंडली में बनती है। अब मैं थोड़ी सी चर्चा नवमांश पे तो कल करूंगा ही, बाकी के अन्य चार्ट पे कर देता हूं। गौर करिएगा, एक चीज D4 चार्ट की बात करूं, भाग्य भाव या D4 चार्ट वृश्चिक का बनता है, वहां का अधिपति उच्च का हो रहा है यहां पे, ये भी अच्छी बात है। राहु के साथ बैठा है तो मेहनती बनाएगा, व्यक्ति के किए गए कर्म का लाभ भाग्य देगा। ऐसा नहीं है कि आप ये कहेंगे कि मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा है कि मैं मेहनत ज्यादा करता हूं पर परिणाम कम मिलता है, ऐसा नहीं है। वहां पे पंचम भाव के जो अधिपति बनते हैं गुरु, वो अच्छे बैठे हैं, न्यायकर्ता शनि के साथ, सूर्य के साथ और चंद्रमा के साथ। यहां पे 12 नंबर की राशि बनेगी, गुरु, सूर्य, शनि और चंद्रमा यहां बैठे हैं। इस वजह से यहां पे भी स्थितियां ठीक बनती हैं। भाग्य का अधिपति चंद्रमा बनेगा और वहां का अधिपति होकर के आकर के यहीं बैठा है, ये ठीक है। D10 चार्ट की अगर बात करूं यहां पे, तो लग्न का अधिपति और चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र के हैं, गुरु के नक्षत्र के। तो गुरु को देखिए कुंडली में, तो गुरु आपकी कुंडली में शनि के साथ बैठे हैं। D10 चार्ट में 6 नंबर की कुंडली यहां बन रही है कन्या की, और तुला राशि यहां बन रही है। जो जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति होते हैं गुरु शनि, तो पंचम के अधिपति हुए। D10 चार्ट की बात कर रहा हूं श्रीमान। D10 चार्ट में 6 नंबर की कुंडली यहां बनती है, लग्न में 6 नंबर लिखा है, 7 नंबर यहां लिखा है जहां शनि बैठे हैं। किसके साथ? पंचम भाव के अधिपति के साथ। तो पंचम भाव के अधिपति जो कि उच्च के हो रहे हैं, शनि साथ में बैठे हैं, व्यक्ति गुरु। और अगर यहां पे दशम भाव को देखता हूं तो D10 चार्ट में दशम स्थान का अधिपति बुध उसको देख रहा है। सॉफ्ट स्किल से युक्त, मुझे थोड़ी कहने नहीं आ रही है वो बात, मतलब साधारणतया अगर कहूं तो कुर्सी पे बैठ करके और कलम की ताकत से व्यक्ति कोई भी काम करना चाहता है कर सकता है, जिसमें हाथ ना गंदे होते हो, कपड़े ना गंदे होते हो, कॉलर गंदा ना होता हो, वो काम व्यक्ति कर सकता है। क्लियर है? आप कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। जरूर बताइएगा कैसा रहा विश्लेषण, और जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने इनके नवमांश को लेकर के, जहां विस्तृत चर्चा करूंगा नवमांश के ऊपर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार।